Very good afternoon from the DTRTI Lucknow. In the DTRTI Lucknow daily webinars, I am Arvind Mishra, Deputy Director, and we are going to study Depreciation Accounting Part 2, today being the 29th of August 2020, and the time being 3 p.m. We are doing the second method. The first method we have already done. The second method, which is a more important method that is being widely used, is particularly with reference to the Income Tax Act, and it is known as the reducing or the diminishing balance method of accounting for the depreciation. इस सिस्टम के अंतर्गत एक निश्चित परसेंटेज डिमिनिशिंग वैल्यू का एसेट का राइट ऑफ कर दिया जाता है हर साल में, जिससे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और उसके एसेट के लाइफ के एंड में उसकी बची हुई वैल्यू रह जाती है। जो बची हुई वैल्यू इसको रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं, और उसके बाद वो जो रेसिडुअल वैल्यू है उस एसेट को बेचने पे वो प्राप्त हो सकती है। इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। छोटे छोटे रिपेयर या छोटे छोटे नवीनीकरण अगर उस एसेट में होते हैं तो उनको हम रेवेन्यू पे चार्ज करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा डेबिट करते हैं और एसेट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते। ये जो मेथड है कॉमनली यानी आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है प्लांट और फिक्सचर्स के लिए, और इस मेथड में एक एनुअल राशि चार्ज की जाती है और जो भी एनुअल राशि चार्ज की जाती है वो घटती जाती है साल दर साल। वो फिक्स्ड राशि नहीं रहती जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, और ये राशि घटती जाती है हर साल, जिससे कि शुरू के सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है और बाद के सालों में कम होता है। और भी इस मेथड में जो एसेट की वैल्यू है वो कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही सिंपल मेथड है ऑपरेट करने के लिए। ये जो मेथड है ये इस बात को मान के चलता है कि जब रिपेयर होते हैं तो कॉस्ट ऑफ जो रिपेयर्स आती है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा। जैसे आपकी मोटर कार जितनी पुरानी होती है उतना ही उसके रिपेयर की कॉस्ट बढ़ती जाती है समय के साथ, और इसलिए डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में ज़्यादा होना चाहिए, जबकि जो रिपेयर कॉस्ट है वो उस वक्त कम होती है। अगर रिपेयर कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों ही ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा घटाव आ जाएगा प्रॉफिट्स में। तो जो प्रॉफिट्स का घटाव है वो एक यूनिफॉर्म रखने के लिए डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में ज़्यादा होना चाहिए जब रिपेयर कॉस्ट कम होने की अपेक्षा होती है, और बाद के सालों में डेप्रिसिएशन कम होना चाहिए जब रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा होने की अपेक्षा होती है। और इसलिए ये जो मेथड है इसका परिणाम ये होगा कि करीब करीब बराबर बर्डन आएगा हर साल, सारे सालों में एसेट के यूज़ के साथ। डेप्रिसिएशन का जो बर्डन होगा वो बराबर हो जाएगा, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा रिपेयर कॉस्ट जो है बढ़ती जाएंगी, और इस तरह से कुल मिला के जो रिपेयर प्लस डेप्रिसिएशन का डेबिट है वो करीब करीब बराबर रहना चाहिए। दूसरी ओर जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन का चार्ज एक जैसा रहता है हर साल में, जबकि रिपेयर बढ़ते जाते हैं एसेट की लाइफ के साथ। तो इसमें ये नुकसानदेह है। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के, उसमें एक तो ये खतरा रहता है कि शायद हम बहुत कम परसेंटेज ना अडॉप्ट कर लें डेप्रिसिएशन का, जो परसेंटेज हम लगाएं वो ज़्यादा कम ना हो, और अगर ऐसा होगा तो उसका परिणाम ये होगा
कि एसेट तो खत्म हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अपने अकाउंट्स में। और दूसरा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि एसेट्स को अगर हम ग्रुप कर लेते हैं इस प्रकार से कि एक एक एसेट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, तो कोई एक आध एसेट का जो बचा हुआ पोर्शन है वो एसेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, भले ही वो एसेट जो है स्क्रैप भी हो गया हो। ये जो डिफिकल्टी है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम प्लांट रजिस्टर अलग से बनाएं, जिसमें हर एसेट अलग से लिस्टेड होगा। जो डेप्रिसिएशन का रेट है इस मेथड में वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन द कॉस्ट ऑफ एसेट। रेसिडुअल वैल्यू वो वैल्यू है जो एसेट के सारे डेप्रिसिएशन होने के बाद जो वैल्यू बच जाती है, और रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट को 1/n से के पावर में लिया जाता है और उसके बाद उसको 100 से गुणा किया जाता है, जहाँ पे n जो है वो यूजफुल लाइफ, पूरे यूजफुल लाइफ का 1/n लेके और उससे उसको पावर दी जाती है रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट को। स्ट्रेट लाइन मेथड से सिमिलर ही इस मेथड में भी जो पीरियड ऑफ यूज है पर्टिकुलर ईयर में, फॉर एग्जांपल ईयर ऑफ परचेज या जो सेल ईयर ऑफ परचेज या सेल है, उसको कंसिडर करना जरूरी होता है जब हम डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करते हैं। अब आते हैं कि अकाउंटिंग में क्या एंट्रीज होंगी दोनों मेथड्स में, स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिड्यूसिंग बैलेंस के मेथड में। तो दो विकल्पीय अप्रोचेज हैं अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए। जो पहला विकल्प है वो इस तरह से है कि हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, जहां पर हम इकट्ठा करेंगे जो भी डेप्रिसिएशन हम दे रहे हैं और जो अक्यूमुलेट द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द एसेट्स, और एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके चलेंगे। जो हम डेप्रिसिएशन देते आ रहे हैं वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे सीधे, और एसेट्स हमारे उसी कॉस्ट पे बने रहेंगे जिस कॉस्ट पे हमने एसेट्स को अपने पास रखा था शुरू में। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? अकाउंटिंग एंट्री ऐसे होगी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम जब डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन की मात्रा से, तो क्रेडिट हम करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते आ रहे हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते जा रहे हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है हमारा वो एसेट अकाउंट से माइनस नहीं हो रहा है, और इसलिए एसेट की जो वैल्यू है वो साल दर साल वही बनी रहेगी। और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन की मात्रा आ जाएगी। अब इसका दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि डेप्रिसिएशन को हम एसेट के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, यानी एसेट में से माइनस करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उसके बाद हमने वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इससे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट रह गया और एसेट अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट आ गया। एक तरह से एसेट के वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन कम हो रहा है। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। जैन ब्रदर्स ने एक मशीन एक्वायर की 1 जुलाई 2015 को, और उस मशीन की कॉस्ट थी 14 लाख रुपए, और जैन ब्रदर्स ने 1 लाख रुपए खर्च किए उसके इंस्टॉलेशन पे। ये जो फर्म है ये डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर रही है 8-10% पर एनम के रेट से ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल, और इसकी बुक्स जो हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज होती हैं हर साल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मशीनरी अकाउंट दिखाइए और डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाइए 2015 और 2016 सालों के लिए। जो मशीनरी अकाउंट है
उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि मशीनरी अकाउंट में 1 जुलाई को जो मशीन खरीदी गई 14 लाख की, वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट की गई है, बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। उसके बाद इंस्टॉलेशन पे 1 लाख रुपए खर्चा किया गया, तो वो 1 लाख रुपए भी मशीनरी अकाउंट में डेबिट आ गया। ये मशीनरी की वैल्यू को में ऐड होगा 1 लाख रुपए, जो इंस्टॉलेशन का पैसा है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन दिया 10% का, क्योंकि ये 6 महीने के लिए था, तो 6 महीने के लिए हम देंगे आधा डेप्रिसिएशन। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ गया, दोनों साइड माइनस करके, और इस कैरी डाउन बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया अगले साल के शुरू में। फिर हमने अगले साल का डेप्रिसिएशन दिया, और उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन आ गया 12,75,000 रुपये। दूसरी तरफ जब भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन जब भी हम डेप्रिसिएशन देते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जब हमने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट किया था। क्रेडिट करने का मतलब वो वैल्यू कम हो रही है मशीनरी से या मशीनरी के कॉस्ट में से। और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए वो एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आता है इलस्ट्रेशन 2। जैन ब्रदर्स ने एक मशीन अक्वायर की 1 जुलाई को एट ए कॉस्ट ऑफ 14 लाख। यहाँ पे सवाल वही है, बस डेप्रिसिएशन हमको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाना है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो सेम वैल्यू यूज़ करेंगे दोनों साल में। जैसे दो अलग अलग वैल्यू यूज़ करेंगे दोनों साल में। जैसे पहले साल में हमने डेप्रिसिएशन दिया, वो हमने 6 महीने का 10% दे दिया। ये डेप्रिसिएशन देने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची, 15 लाख में से हमने 75,000 माइनस किया, बच गया हमारे पास 14,25,000 रुपये। अब अगले साल जब हम डेप्रिसिएशन देंगे, तो ये 14,25,000 पे 10% देंगे, और ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 1,42,000, और बैलेंस कैरी डाउन हो गया 12,82,500 रुपये। अब आते हैं तीसरे मेथड पे, जिसको कहते हैं सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही एक वेरिएशन है, और इस केस में जो एनुअल डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है। हम ओरिजिनल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ओरिजिनल कॉस्ट में से हम पहले एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो फ्रैक्शन वो ये ऐसा होता है कि कितने साल तक जो बची हुई लाइफ है एसेट की अभी आज की तारीख में, और उसको डिवाइड करते हैं सारे डिजिट्स का टोटल करके जो लाइफ ऑफ द एसेट है उसकी। यानी कि मान लीजिए कि एसेट की लाइफ जो है 10 साल है। अगर एसेट की लाइफ 10 साल है, तो इसके जो जितने डिजिट्स बनते हैं 10 में, 1 से लेके 10 तक, उसका टोटल आता है 55। यानी 9 + 10 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये बनता है 55। तो 55 जो राशि आएगी यहाँ पे, ये है टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे किसी भी वक्त हम देखेंगे 55 को हम नीचे रखेंगे, और पहले साल में जो डेप्रिसिएशन होगा, अगर उसकी लाइफ 10 साल है, तो ऊपर समय आएगा 10 और नीचे आएगा 55। तो 10/55 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो हम 10/55 करेंगे, और 10/55 की जो वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू से। तो जैसे 10 साल अगर एसेट नया है, तो पहले साल में 10/55 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। और सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा तो 9/55 लेना होगा। तीसरे साल का निकाला जाएगा तो 8/55 लेना होगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये मेथड अब जो है फैशन में नहीं है, जिसको कहते हैं सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड।
अभी फैशन में नहीं है, और इसके भी फ़ायदे वही हैं जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फ़ायदे होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इलस्ट्रेशन लेते हैं कि मैसर्स आकाश ने एक मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की। कॉस्ट मशीनरी की 10 लाख रुपए थी। उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी और जो स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू थी, वो उसमें से एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल की थी और जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थी वो 1,20,000 रुपये थी। इस मशीन को इस्तेमाल में लाया गया 1/1/2010 को। यहाँ पर हमको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाने के लिए कहा जा रहा है मैसर्स आकाश के बुक्स में 2015 के लिए, और हमसे कहा जा रहा है कि आप सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड यूज करिए। ईयर के जितने डिजिट्स हैं, यानी 10 साल का है तो 10 साल के टोटल डिजिट्स, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है तो यहाँ पर भी वही 55 होगा, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 1,20,000। 10 लाख में से पहले हम 1,20,000 को माइनस करेंगे। ये डेप्रिसिएशन जो दिया जा रहा है पहले साल में, जो 80,000 की वैल्यू दिखाई जा रही है, इसके कैलकुलेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। 10 लाख में से पहले आप 1,20,000 माइनस करेंगे और उसके बाद नीचे आएगा 55 और ऊपर आएगा 40। यानी यहाँ सम ऑफ डिजिट्स ले रहे हैं कि कितने साल आपके हो गए। तो 40 हो गया ऊपर और नीचे आ गया 55। 40/55 ये डेप्रिसिएशन होगा हमारा 2010 से लेके 2014 का, क्योंकि पहले साल में होगा 10/55 गुणा इतना, दूसरे साल में होगा 9/55 गुणा इतना, तीसरे साल में होगा 8/55 गुणा इतना, चौथे साल में होगा 7/55, पांचवें साल में 6, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये पूरा डेप्रिसिएशन टोटल करना हो तो इस तरह से आसानी से निकाला जा रहा है। इसको जोड़ के 40/55, कुल डेप्रिसिएशन 6,40,000 आ गया। और पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 10/55 हम चूंकि ले रहे हैं वर्किंग नोट 3 के हिसाब से, 10 लाख में से 2015 साल का है जो एसेट को यूज में लाया गया था, तब वो 1/1/2010 था, यानी 5 साल निकल चुके हैं। क्योंकि 5 साल निकल चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे 5/55 आ जाएगा और डेप्रिसिएशन हो जाएगा 80,000 रुपये। क्योंकि ये जो 5 होता है ये दिखाता है कि कितने साल अभी बाकी हैं। जैसे यहाँ आपने फॉर्मूला देखा था, रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट कितने सालों की है, ये ऊपर आता है। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो है 80,000 रुपये। अब यहाँ पे पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया 80,000 रुपये, और उसके बाद हमने बैलेंस कैरी डाउन करके और बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 2,80,000 रुपये का, और डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया बाय ट्रांसफरिंग द एंट्री टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कुल जो डेप्रिसिएशन आपने लिया वो यहाँ पे आ रहा है, वो 6,40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन कुल आएगा। यानी आगे आने वाले सालों में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 6,40,000 का कुल मिला के डेप्रिसिएशन होगा। तो इसलिए आपकी जो, यानी पहले जो 5 साल में इतना डेप्रिसिएशन हो चुका है, और चूंकि इतना डेप्रिसिएशन हो चुका है तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी 1/1/2015 की, वो इतना डेप्रिसिएशन चूंकि इतना हो चुका है 10 लाख में से इतना माइनस करके अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 3,60,000 रुपये। This is the written down value as on 1/1/2015. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3,60,000 रुपये है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के लिए है कि अब मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब 3,60,000 की वैल्यू बच गई।
और उस पर हमने डेप्रिसिएशन दिया 80,000 रुपये, फिर दोनों साइड माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन हो गया 2,80,000 रुपये। ये 3,60,000 रुपये कैसे आ रहा है? हर साल का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे हैं कॉस्ट में से। तो कॉस्ट आपकी 10 लाख थी, उसमें से आपने 6,40,000 का जो डेप्रिसिएशन था वो माइनस कर दिया, बच गया आपके पास 3,60,000 रुपये, जो कि रिटर्न ऑन वैल्यू है 1/1/2015 की। अब अगला मेथड देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, और उसको कहते हैं एन्युटी मेथड। ये एक ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड है ये इस बात को भी मद्देनजर रखता है कि जो आपने कैपिटल लगाया है उस पर कुछ इंटरेस्ट भी होता है। जो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल आउटले पे, उसका भी ये उसको मद्देनजर रखता है ये मेथड। और ये न केवल एसेट की वैल्यू को राइट ऑफ करता है, बल्कि ये जो इंटरेस्ट का लॉस हुआ है एसेट की लाइफ के दौरान, उसको भी अकाउंट फॉर करता है। ये मान के चलता है कि जो भी अमाउंट लेड आउट किया गया था, जो अमाउंट लगाया गया था एसेट को एक्वायर करने में, अगर उस अमाउंट को, उस राशि को कहीं और इन्वेस्ट किया जाता तो उससे कुछ इंटरेस्ट की प्राप्ति होती, और इसलिए उस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कॉस्ट ऑफ द एसेट निकालते वक्त, क्योंकि वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी हमारी कॉस्ट है जो लग रही है। और उस आधार पे जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो हर साल प्रोवाइड किया जाएगा, उसको एन्युटी टेबल से निकालते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए उसको एन्युटी टेबल से लिया जाता है, जिससे कि उस राशि को राइट ऑफ किया जा सके हर साल, इंटरेस्ट को राइट ऑफ किया जा सके कैपिटल आउटले पे। और एज पार्ट ऑफ द एज वेल एज एक कैपिटल जो राशि है उसको भी राइट ऑफ किया जा सके एक ऐसे रेट पे कि जो कुल मिला के जो कैपिटल सम और जो इंटरेस्ट है उस पर अक्रू हो रहा है वो राइट ऑफ हो जाए पूरे एसेट के लाइफ के दौरान। मतलब ना केवल यहाँ पे हम एसेट की इनिशियल वैल्यू को राइट ऑफ कर रहे हैं, बल्कि हम उसके बाद इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ कर रहे हैं। हालांकि जो भी अमाउंट राइट ऑफ किया जा रहा है एनुअली वो कांस्टेंट है, और जो इंटरेस्ट है शुरू के सालों में वो ज़्यादा होता है, और शुरू के सालों में कैपिटल आउटले का राइट ऑफ कम होता है। ये जो प्रोपोर्शन है ये समय के साथ रिवर्स हो जाता है, यानी समय के साथ धीरे धीरे जो इंटरेस्ट की राशि है वो कम होती जाती है और कैपिटल आउटले का जो राइट ऑफ है वो बढ़ता जाता है। और ये जो मेथड है ये काफ़ी सूटेबल है ऐसे अमाउंट्स को राइट ऑफ करने के लिए जो लॉन्ग लीजेस के लिए दिए गए हों, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल आउटले हो, यानी बहुत ज़्यादा पैसा लगा हो। और ये प्रैक्टिकेबल नहीं है ऐसा मेथड अडॉप्ट करना जब हम छोटी छोटे प्लांट या मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बार बार चेंजेस आएंगे एसेट्स के वैल्यू में, और बार बार रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के अमाउंट को जो राइट ऑफ करना है। और इसकी जो रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज वो इस तरह से हैं कि एसेट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया जब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ऑन एसेट, तो इंटरेस्ट को भी हम जोड़ दे रहे हैं एसेट के कॉस्ट में, तो एसेट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। और जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके हम एसेट अकाउंट को या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है, इसके ऊपर इंटरेस्ट की जो अकाउंटिंग है। और डेप्रिसिएशन को फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देते हैं बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिससे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। और इंटरेस्ट को अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मूव करना है तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 4। एक लीज परचेज की गई 1 अप्रैल 2012 को 4 साल के लिए, और इसकी कॉस्ट जो थी वो 2 लाख रुपए थी। और ये जो लीज है इसको डेप्रिशिएट करना है एन्युटी मेथड से,
और उसमें 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको, क्योंकि एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। A reference to the annuity table shows, जब हम एन्युटी टेबल देखते हैं, रेफर करते हैं, तो उसको हमें ये दिखाता है कि टू डेप्रिशिएट ₹1 बाय एन्युटी मेथड, 1 रुपये को डेप्रिशिएट करने के लिए 4 साल तक और 5% इंटरेस्ट चार्ज करते हुए हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा 0.282012 की राशि। और इसके साथ साथ 2 लाख रुपए अगर डिप्रिशिएट करना है तो 2 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हर साल 56,402 रुपये एन्युटी टेबल से फिगर मिल रही है हमको। इतना डिप्रिशिएशन हर साल में करना है। अभी कहा जा रहा है कि इसमें लीज अकाउंट दिखाइए 4 साल का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री भी दिखाइए। तो पहले साल में आप देख सकते हैं कि 56,402 का हमने दे दिया डिप्रिसिएशन, 2 लाख की लीज हमने खरीदी थी और इंटरेस्ट का डिप्रिसिएशन दूसरे साइड में हम दे रहे हैं, वो 2 लाख पर 5% है। उसके बाद जो बच गई राशि वो है 1,53,000। अब 1,53,000 पे ये जो इंटरेस्ट होगा वो लगेगा 5% का, और डिप्रिसिएशन देंगे हम 56,402 रुपये। यानी इंटरेस्ट से एसेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और डिप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू घटती जा रही है, और इसी तरह से वो चलता रहेगा। और फाइनली हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ था, उसमें जब हम इंटरेस्ट का डेबिट देंगे और डिप्रिसिएशन का क्रेडिट देंगे तो हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं, यानी कि पूरा जो एसेट का कॉस्ट है वो खत्म हो जाता है इसके साथ। और जितने भी डिप्रिसिएशन के अमाउंट थे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते जाएंगे। इसके बाद अगला जो मेथड है डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, वो है सिंकिंग फंड मेथड। अगर एक बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है किसी प्रॉपर्टी को रिप्लेस करने के लिए, या किसी प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट को रिप्लेस करने के लिए हमको बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है उसके इफेक्टिव लाइफ के अंत में, तो हो सकता है कि एडवाइजेबल ना हो कि हम जो भी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आ रहा है, जो हम एनुअल जो डिप्रिसिएशन हम सेट अपार्ट कर रहे हैं, it may not be advisable to leave in the amount of depreciation set apart annually. तो क्योंकि ये हो सकता है ये ज़रूरी हो जाए कि it may or may not be available in the form of the readily realizable assets to the enterprise. भाई एसेट रियलाइजेबल हो सकता है ना हो, बेच ही नहीं पाए एंटरप्राइज को जब भी ज़रूरत पड़े, और हम डेप्रिसिएट इस तरह से कर रहे हैं कि उसको कुछ वैल्यू बची हुई है और वो वैल्यू एक्चुअली रियलाइजेबल ही नहीं है। तो ऐसी पोजीशन को सेफगार्ड करने के लिए जो भी अमाउंट हम एनुअली प्रोवाइड करेंगे डेप्रिसिएशन के रूप में, उसको हम सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। बजाय इसके कि हम उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालें, हम सिंकिंग फंड अकाउंट में डालेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट को, एंड एट द सेम टाइम एक बराबर का अमाउंट जो है वो हम इन्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जितना भी हमने सिंकिंग फंड में डाला उतनी राशि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट आएगा हमारा सिक्योरिटीज से, उसको भी हम री इन्वेस्ट कर देंगे, और जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको री इन्वेस्ट करने के बाद उसका जो अमाउंट है उसको हम सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर देंगे। यानी द इंटरेस्ट ऑन दीज सिक्योरिटीज व्हेन रिसीव्ड वुड बी री इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट देयर ऑफ, यानी सिक्योरिटीज का जो अमाउंट है वो हम सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से सिंकिंग फंड में 2 चीज़ क्रेडिट की जा रही है। एक तो जो डेप्रिसिएशन हम प्लेस कर रहे हैं, जो एनुअली अलाउ कर रहे हैं, उसको हम सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरा जो इंटरेस्ट आ रहा है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके, उसको भी हम सिंकिंग फंड में क्रेडिट कर रहे हैं।
The amount of the annual provision for depreciation in such a case is calculated after taking into account the interest that the amounts annually invested shall be earning over the period. These will remain invested. तो इस तरह से जो एनुअल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे उसको वो अकाउंट फॉर करके निकालेंगे जो इंटरेस्ट अमाउंट को, जो राशि एनुअली हम इन्वेस्ट कर रहे थे, जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था उससे जो इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे थे, जिस पीरियड में वो राशियां हमने इन्वेस्ट की थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते वक्त एडजस्ट करेंगे। जो भी एनुअल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं उसमें इस इंटरेस्ट को भी हम मद्देनज़र रखेंगे। और जब एसेट रिप्लेसमेंट के लिए ड्यू हो जाएगा तो हम सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे और न्यू एसेट को हम खरीद लेंगे। उन प्रोसीड से जो सेल से मिलेगा और जो बुक वैल्यू है पुराने एसेट की उस टाइम पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसको सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद जो भी अमाउंट रियलाइज होती है ओल्ड एसेट को बेच के और सिक्योरिटीज़ को बेच के भी जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उन सब चीज़ों को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस प्रकार से सिंकिंग फंड क्लोज ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम क्लोज ऑफ कर देंगे सिंकिंग फंड को। उसका बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेच के या जनरल रिजर्व में भी भेजा जा सकता है। तो अमाउंट जो सेट अपार्ट करना है एनुअली बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन उसको हम सिंकिंग फंड की टेबल्स होती हैं उससे निकालते हैं। और ये जो टेबल्स हैं सिंकिंग फंड की, ये तत्परता से दिखाती हैं कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हर साल, जिससे आप अक्यूमुलेट कर सकें ₹1 एट ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट विद इन द स्टेटेड पीरियड। उस पीरियड में हम ₹1 अक्यूमुलेट कर सकें, उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये टेबल से आपको मिलता है। तो एंट्री क्या होंगी इसकी? जब हम डेप्रिसिएशन को सिंकिंग फंड में लेके जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट, यानी डेप्रिसिएशन को हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट था उसके बराबर की राशि हमने इन्वेस्ट कर दी थी, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। वो वही राशि है जो डेप्रिसिएशन हुआ था। उसके बाद आगे वाले सालों में जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे सिंकिंग फंड के इन्वेस्टमेंट से, ये जो इन्वेस्टमेंट किया है और जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसके इन्वेस्टमेंट से, और जो ये डेप्रिसिएशन की राशि हमने इन्वेस्ट की है उससे जो हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उससे हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट अकाउंट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट को क्लोज करके हम सिंकिंग फंड अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बेसिकली जो हमने बैंक अकाउंट में गया इंटरेस्ट हमारा, उसको हमने सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया एज ए क्रेडिट। और इस प्रकार से हमारा जो सिंकिंग फंड अकाउंट है, जो यहाँ पे पहले क्रेडिट इसमें डेप्रिसिएशन का आया था, उसके बाद अब इंटरेस्ट का भी ये क्रेडिट यहाँ पे सिंकिंग फंड अकाउंट में आ गया। और उसके बाद जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जो हमने यहाँ पे उसमें इन्वेस्टमेंट किया था बाय डेबिटिंग द अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसको अब हम डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सालाना डेप्रिसिएशन और जो इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं उस अमाउंट से हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट में डेबिट आ गया था, जब बैंक अकाउंट में डेबिट आ गया था तो यहाँ से हम निकाल के इसको बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर दे रहे हैं। और उसके बाद जब हम सिंकिंग फंड के इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो हमारे पास बैंक अकाउंट में डेबिट आ जाता है और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। अगर वो सेल प्रॉफिट पे हो रही है तो हमारा
उसके बाद हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, ये जो क्रेडिट आया था इसको डेबिट करके और सिंकिंग फंड अकाउंट में क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर सेल लॉस पे है तो हम सिंकिंग फंड अकाउंट को डेबिट करके सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को उल्टा एंट्री हो जाएगी इसकी। और उसके बाद अगली एंट्री ये है कि जो बुक वैल्यू है एसेट की, उसको हम और अमाउंट, उसको उसके अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट के अमाउंट को एसेट अकाउंट से हम सिंकिंग फंड में अकाउंट में ले जाएंगे, जो बुक वैल्यू बची हुई है। तो एसेट अकाउंट में से जो बच गया वो सिंकिंग फंड अकाउंट में चला गया, डेबिट हो गया। और इसके बाद जो भी सरप्लस हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट में अब आ गया है, उसको हम रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय डेबिटिंग द सिंकिंग फंड अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग टू क्रेडिट ऑफ द जनरल रिजर्व अकाउंट। और अगर हम जनरल रिजर्व अकाउंट में नहीं करना चाहते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करके सिंकिंग फंड अकाउंट हम अपना क्लोज कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका डेबिट चला जाए। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा अलग ढंग से भी ऑपरेट करवाया जा सकता है। जो भी अमाउंट सेट अपार्ट किया जा रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से, उसको हम एनुअली इन्वेस्ट ना करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में परचेज के द्वारा उसको इन्वेस्ट ना करके, हम एक पॉलिसी ले सकते हैं जिसका हम प्रीमियम उस अमाउंट से दे सकते हैं, जो पॉलिसी एंड होगा एसेट की लाइफ के बाद। और ये जो प्रीमियम है, इट विल बी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द सम दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। और वो वही सम होगा जो उसके रिप्लेसमेंट के लिए जिसकी ज़रूरत है। और उस केस में जो प्रीमियम हम पे करेंगे वो डेबिट करेंगे हम पॉलिसी अकाउंट में, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट ना करके सिक्योरिटीज में हम पॉलिसी खरीद रहे हैं। और इस संदर्भ में हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 है और इसको पढ़ने की कोशिश हम करते हैं। 1 अप्रैल 2013 को जेड लिमिटेड ने एक लीज खरीदी प्रॉपर्टी में 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए उन्होंने दिए तो उसको लीज मिला। अब ये लीज एक्सपायर करेगी 31 मार्च 2016। 3 साल के लिए प्रॉपर्टी में लीज हमने खरीदा। जेड लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो एक सिंकिंग फंड सेटअप करेगा, और ये जो सिंकिंग फंड है उसको क्रेडिट करना है, डेबिट करना है एक एनुअल कंट्रीब्यूशन से, प्रॉफिट में से। ये सिंकिंग फंड बनेगा कैसे? प्रॉफिट में से एक एनुअल कंट्रीब्यूशन आएगा जो सिंकिंग फंड में आएगा, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे इंटरेस्ट आएगा, और कोई भी अगर प्रॉफिट या लॉस होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करके, वो भी आएगा। तो सिंकिंग फंड जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा। एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और कोई भी राशि जो कि अवेलेबल होती है सिंकिंग फंड को, वो राशि इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दी जाएगी, और जब फंड का टर्मिनेशन होता है तब वो उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो कुछ ट्रांजैक्शन हुए, जैसे कि एक कंट्रीब्यूशन आया प्रॉफिट्स में से 3,20,000 रुपये का, और इसको इन्वेस्ट कर दिया गया। उसके बाद ऐसे इन्वेस्टमेंट, इनकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,10,000 थी, उसको सेल कर दिया गया 1,20,000 में, और प्रोसीड्स जो थे सेल के वो इन्वेस्ट कर दिए गए। उसके बाद प्रॉफिट्स में से फिर अगले साल कंट्रीब्यूशन आया। 31 मार्च को ये कंट्रीब्यूशन आता है, 2014 में आया था, 15 में आया। उस पर जो इंटरेस्ट आया वो 16,000 था, और ये अमाउंट इंटरेस्ट भी फिर से री इन्वेस्ट कर दिया गया। तो जो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,10,000 थी वो फिर बेच दिया गया 9 अगस्त को, और उसमें प्रॉफिट आया 20,000 रुपये का। और जो सेल के प्रोसीड्स आए उनको भी री इन्वेस्ट कर दिया गया। उसके बाद 31 मार्च को फिर से 31 मार्च को इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, 48,000 रुपये का वो रिसीव हुआ।
और इसको इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि हमको ख़त्म करना है अकाउंट यहाँ पे। ऑल जितने इन्वेस्टमेंट बचे थे वो हमने सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट हुए थे हमने बेच दिए 6,60,000 में। और एक कंट्रीब्यूशन था प्रॉफिट में से, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट से आया जिसकी ज़रूरत थी टू मेक अप द सिंगिंग फंड टू 10 लाख, जिससे सिंगिंग फंड को 10 लाख तक पूरा कर दिया जाए और ये अमाउंट को फिर इन्वेस्ट नहीं किया गया। फिर कहा जा रहा है सिंगिंग फंड बनाइए और सिंगिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए 3 सालों के लिए। तो सिंकिंग फंड अकाउंट बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने 3,20,000 रुपये का हमने डेप्रिसिएशन कैरी डाउन किया। पहले हमने डेप्रिसिएशन दिया 3,20,000 का, फिर उसको कैरी डाउन कर दिया, उसको फिर अगले साल में ब्रॉड डाउन कर दिया 3,20,000 रुपये का, और उसके अगेंस्ट हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए 10,000 के और इंटरेस्ट को इन्वेस्ट किया जो 16,000 आया था, और हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया 3,20,000 रुपये का। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इसमें हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और सिंकिंग फंड अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक राशि को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो बैलेंस आया हमारे पास 6,66,000 का, उसको अगले साल के शुरू में हमने ब्रॉड डाउन किया और उसके बाद फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने 20,000 रुपये भेजा और उस पर जो इंटरेस्ट था वो भी कैलकुलेट किया और उसके इंटरेस्ट से भी हमने सिंकिंग फंड अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिट किया। और 10 लाख हमारा जो लीज का अमाउंट है यहाँ पे, जो हमने कंट्रीब्यूशन था प्रॉफिट में से 10 लाख हमको वॉज टू मेक अप द सिंगिंग फंड टू 10 लाख रुपीज़, तो अप टू 10 लाख रुपीज़, तो वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये 10 लाख हमने सिंकिंग फंड अकाउंट में डेबिट किए और लीज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे डेप्रिसिएशन की 2,05,000 आ गई। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसमें जब हम सेल करते हैं 10,000 रुपये का, तो ये यहाँ पे आया था, उसके बाद हमने इसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया था। और इन्वेस्टमेंट से जो सेल प्रोसीड आए 1,20,000 रुपये के, उसको भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया था। और उसके बाद ये बैंक अकाउंट से जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 3,36,000 का, ये डेप्रिसिएशन अमाउंट का और इंटरेस्ट अमाउंट का डेप्रिसिएशन था, जो हमने डेप्रिसिएशन के मात्रा के बराबर का इन्वेस्टमेंट किया बैंक अकाउंट से। और सेल करके हमको जो रसीद प्राप्त हुई 1,20,000 की, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। और क्योंकि बैंक अकाउंट में प्रोसीड्स आई थी, बैंक अकाउंट को डेबिट करके और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया। तो इस तरह से सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में फाइनली ये जो बैलेंस है इसका 6,66,000 का फिर से ब्रॉड डाउन हुआ। उसके बाद वही एंट्री है, जो लॉस ऑन सेल है 26,000 का, और जो इन्वेस्टमेंट है सेल प्रोसीड्स के 2,30,000, और जो सेल पे प्रॉफिट है 20,000 का, वो इसमें लाया गया। उसके बाद यही इलस्ट्रेशन 5 को लेके वो कह रहे हैं कि सिंकिंग फंड मेथड ना यूज़ करके, सिंकिंग फंड मेथड तो आपको यूज़ करना है, लेकिन इस बार लीज अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो लीज अकाउंट में आप देख रहे हैं कि लीज अकाउंट में जो बैलेंस है उतना ही बना रहता है, कोई चेंज नहीं आता। और बाद में इसको सिंकिंग फंड अकाउंट में, ये जो बैलेंस शुरू से आ रहा है इसको सिंकिंग फंड अकाउंट में हम ले गए, ये 10 लाख रुपए का जो बैलेंस है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन आए हैं उसमें सिंकिंग फंड अकाउंट में जब भी हमने
डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया, सिंकिंग फंड को क्रेडिट किया था, और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको मूव कर दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगला मेथड है मशीन आवर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जहाँ पर भी हम एक्चुअल रनिंग आवर्स हर मशीन के नोट कर सकते हैं, वहाँ पर ये मेथड जो है प्रैक्टिकेबल होता है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि कितने घंटे हमने मशीन चलाई है। तो जितने घंटे मशीन चलाई है हमने, उसके हिसाब से हम उस मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मशीन यूज़ होती है उतनी ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है। मशीन के एक घंटे का जो घंटे के हिसाब से जो मशीन चली है उसका जो रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है कुल कितने घंटे वो मशीन काम करेगी अपनी पूरी लाइफ में। लेकिन ये जो इसमें डेप्रिसिएशन है ये चेंज करना पड़ सकता है समय समय पर, जो भी आर्थिक स्थिति में या टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस में चेंज आ रहा है उसके अनुसार, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो अमाउंट प्रोवाइड किया गया डेप्रिसिएशन का वो अप्रोप्रिएट है बदलते हुए परिस्थितियों में। तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये मेथड केवल थोड़ा ही वेरिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट होता है। और इस मेथड के अंतर्गत हर साल के लिए डेप्रिसिएशन, हर घंटे के लिए जो मशीन चलती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो शेड्यूल 2 है कंपनीज एक्ट का, वो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ प्रेस्क्राइब करता है अलग अलग एसेट्स की। इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग एसेट की कितनी यूजफुल लाइफ होती है, और कंपनीज एक्ट भी एक तरह से इस मेथड को अडॉप्ट करता है। और ये प्रिस्क्राइब ये भी करता है कि डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाना चाहिए उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के दौरान ही। लेकिन कभी कभी कुछ कैटेगरीज के ऐसे प्लांट और मशीनरी होते हैं तो उनके लिए वो हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सजेस्ट करता है, अगर वो एसेट्स 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में चल रहे हैं। तो जो ज़्यादा शिफ्ट में चल रहे हैं उनमें डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा हो। और ये मेथड एक तरह से स्ट्रेट लाइन और मशीन आवर मेथड को कंबाइन कर रहा है। इलस्ट्रेशन के रूप में एक एसेट है जिसको कि खरीदा, एक मशीन है जिसको खरीदा गया 30 लाख रुपए में, और उसकी जो एस्टिमेटेड अनुमानित कुल वर्किंग लाइफ है वो 24,000 घंटे है। जो स्क्रैप वैल्यू है वो 2 लाख है 24,000 घंटे चलने के बाद। और इफेक्टिव आवर्स इतने यूज़ होगी वो मशीन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि पहले 3 साल में वो 3,000 घंटे यूज़ होगी, उसके बाद अगले 3 साल में 2,600 घंटे यूज़ होगी, और अगले 3 घंटे में वो मशीन 1,800 घंटे यूज़ होगी अगले 3 सालों में। उसके बाद हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मेथड वही है, 3,000 जो घंटे हैं अपॉन 24,000 जो कुल घंटे हैं, और उसको हम गुणा करेंगे 30 लाख जो कॉस्ट था माइनस जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है उससे। तो पहले 3 साल में इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, अगले 3 साल में इतना, और उसके अगले 3 साल में या अगले 4 साल में इतना लगेगा। इसके बाद और भी मेथड्स हैं, जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। इस प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड के अंतर्गत जो डेप्रिसिएशन है एसेट का उसको तय किया जाता है बाय कंपेयरिंग द एनुअल प्रोडक्शन विद द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। एनुअल हर साल की प्रोडक्शन को जो हमने एस्टिमेट किया था प्रोडक्शन उससे कंपेयर करते हैं, और इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय प्रोडक्शन अपॉन द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू द डेप्रिशिएबल अमाउंट, जो भी राशि डेप्रिशिएबल है यानी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है। और ये मेथड जो है एप्लीकेबल है ऐसी मशीनों के लिए जो कि यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट बना रही, यानी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता उसके स्पेसिफिकेशन। जैसे मशीन एक खरीदी गई तो 20 लाख रुपए में, और उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 10 लाख थी, 10 साल थी, और उसकी बची हुई वैल्यू होगी
2 लाख रुपए। उस मशीन से अपेक्षा की जा सकती कि वो 1.5 लाख यूनिट बना रही है अपने लाइफ टाइम के दौरान। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इस तरह का, पहले 3 साल में 20,000 यूनिट्स पर साल बना रही थी, फिर 15,000 बना रही थी, फिर 10,000 यूनिट बना रही थी। तो पहले 3 साल के डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20,000 अपॉन जो कुल जो यूनिट बनाएगी वो 1.5 लाख ये यूनिट्स बनाएगी। तो पहले 3 साल में होगा 20,000 अपॉन 1.5 लाख इंटू 20,000 माइनस 2 लाख जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। अगले 3 साल में 15,000 लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे 15,000 यूनिट बना रही है तो 15,000 अपॉन 1.5 लाख, और बाकी ये राशि वही है, इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, उसके अगले 3 साल में इतना लगेगा। जो अगला मेथड है डिप्लीशन मेथड कहते हैं उसको, डेप्रिसिएशन अकाउंट करने का। और ये जो मेथड है ये माइंस और क्वारीज में यूज़ किया जाता है, जिसमें एक सर्टेन क्वांटिटी ही होती है प्रोडक्ट की, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला है तो कोयले की एक मात्रा है, वो खत्म हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन रेट जो है उसमें एसेट की कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड क्वांटिटी से जो अवेलेबल होगी, और एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो होगा जितना क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट हुआ मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर यूनिट। तो पहले हम डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं, जिसमें हम एसेट की कॉस्ट को डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड क्वांटिटी से जो प्रोडक्ट जो अवेलेबल होगा। जैसे इलस्ट्रेशन 9 है कि 2013 में इतना टन मिनरल निकल रहा है, 2014 में इतना टन मिनरल निकल रहा है, 2015 में इतना टन मिनरल निकल रहा है। जो लीज ली गई थी क्वारी की वो 1 करोड़ रुपए में ली गई थी, और एस्टिमेट के अनुसार, टेक्निकल एस्टिमेट के अनुसार जो कुल क्वांटिटी है मटीरियल मिनरल डिपॉजिट का वो 2 लाख टन उसके अंदर है। तो पहले साल में होगा 2 लाख, 2,000 अपॉन 2 लाख, कैलकुलेशन जो किया जा रहा है यहाँ पे 2,000 अपॉन 2 लाख, और इसमें जो अनुमानित मूल्य बाद में है वो लिखा नहीं है। तो हम देखते हैं डेप्रिसिएशन कैसे दिया जा रहा है। 2,000 अपॉन 2 लाख इंटू 1 करोड़, ये डेप्रिसिएशन हो गया, और उसके बाद जो बच गई राशि वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, उसका अगले साल का डेप्रिसिएशन दिया गया उसी मेथड से कैलकुलेट करते हुए कि जो ऊपर दिया गया है 10,000 है तो 10,000 यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वारी लीज अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तो नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। कल हम लोग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल डिस्पोजल, सेल या डिस्पोजल होता है उससे कैसे प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, इस पर चर्चा होगी कल के सेशन में।